नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लड़ाई कोई भी हो, ज्यादातर बार इसकी शुरुआत प्रतिष्ठा के सवाल से होती है, फिर यह साख के संघर्ष से गुजरती हुई धाक जमाने की होड़ की तरफ बढ़ती है। यूपी में इस वक्त यही हो रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के भाषण से सिर्फ एक शब्द को लपक कर उस पर नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर दी। यह शब्द है प्रतिष्ठा। आज यूपी की राजनीति में वो खबर भी आपको दिखाऊंगा जिस पर पूछा जा रहा है कि क्या नजूल की जमीन का चक्कर, जिस पर हो रही आपस में टक्कर। साथ ही मुंबई से आप देखेंगे उद्धव के खिलाफ बीजेपी के बदला प्लान पर खास रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की राहुल गांधी ने कल आधी रात के बाद यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो ईडी के अफसरों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो आएंगे तो चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें चक्रव्यूह में घेरना चाहती है और इसके लिए ईडी की रेड की तैयारी है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा किया है। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। इसमें कोई झूठी बात नहीं है। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। संसद में सोमवार को चक्रव्यूह वाली रिसर्च का जिक्र करने वाले राहुल गांधी हर 2 लाइन के बाद चक्रव्यूह दोहराते रहे। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह सत्ता पक्ष पर चक्रव्यूह रचने का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन सिर्फ 4 दिन ही गुजरे कि प्रवर्तन निदेशालय के चक्रव्यूह का उन्हें डर सताने लगा। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने आधी रात को सोशल मीडिया पर लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अफसरों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल का इशारा किधर है समझना मुश्किल नहीं है, इसलिए सुबह होते होते समर्थन और विरोध में बयानों की बौछार हो गई। साथ ही बोले राहुल गांधी को ईडी के प्लान के बारे में जरूर खबर हो गई है। कुछ तो सुना होगा ना, यही बात है। तो जो सुनने के बाद उसने ये रख दिया कि अगर आप आना चाहते तो आइए, हम डरेंगे नहीं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। राहुल की ईडी रेड वाली आशंका पर सबसे सनसनीखेज बयान दिया शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने। कांग्रेस के नेता तो सिर्फ ईडी के छापे की आशंका जता रहे थे, संजय राउत ने इसे इंटरनेशनल साजिश तक से जोड़ दिया। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे लोग, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। अगर ये चिंता संजय रावत जी ने व्यक्त की है तो उसमें कोई नाजायज चिंता नहीं है। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। राहुल गांधी सरकार को पहले भी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि ईडी की रेड वाली तैयारी का खतरा इसी बार क्यों दिखाई देने लगा। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। बार बार ये प्रमाण हुआ है कि जब भी कोई उनके खिलाफ जाता है बीजेपी के, उनको टारगेट किया जाता है। राहुल जी को, सोनिया जी को टारगेट किया गया है। ईडी में ईडी के दफ्तर में उनको 14-14 घंटे बिठाया गया है। तो हम लड़ाई करेंगे। ईडी के रडार पर राहुल गांधी पहले से हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में वो जमानत पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इसी मामले में साल 2022 में उनसे 5 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। ईडी वाले सूत्रों ने अब राहुल गांधी को क्या बताया ये तो वही जाने। लेकिन संसद सत्र के दौरान ये मामला उठाकर कांग्रेस ने नया सियासी तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में
इस वक्त प्रतिष्ठा की लड़ाई चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में कहा था कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती। इस बयान को आज अखिलेश यादव ने लपक लिया। उन्होंने इसे सीधे सीधे यूपी बीजेपी की खींचतान से जोड़ दिया। यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतार रहे हैं। क्या है यूपी की सियासत में प्रतिष्ठा की लड़ाई, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान अब यूपी की राजनीति में सियासी घमासान का एपी सेंटर बन गया है। योगी ने ये बातें लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सख्त रुख दिखाते हुए विधानसभा में कही थी। ये सुर्खियों में तो गुरुवार को भाषण के वक्त ही आ गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक दिन बाद इसमें से प्रतिष्ठा वाली बात को लपक लिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों। कोई है पीछे? अखिलेश ने सीएम योगी की बातों को सीधे यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान से जोड़ दिया और इसे तूल देते हुए मामले को सीधे दिल्ली तक पहुंचा दिया। लेकिन दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतारने वाली टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई। अखिलेश यादव जी पहले अपनी प्रतिष्ठा संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपने चाचा जी को संभालें। मेरा मानना है कि पहले वो ये राजनीति न करें और अपना घर संभालें। प्रदेश से जब से हारे हैं। अखिलेश यादव ने भले ही प्रतिष्ठा वाली बात को चुनकर मुद्दा बनाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को और भी बहुत कुछ कहा था, जिसमें अखिलेश के लिए भी संदेश छिपे थे। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कह सकता हूँ खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी। 27 में सपा चट। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज किया हो। वो लोकसभा में भी ऐसा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं, कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। इससे जब से हारे हैं। साफ है कि बात भले ही इशारों में चल रही हो, बात भले ही तंज की भाषा में चल रही हो, लेकिन इसका कनेक्शन यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तक से है, जिसमें असली मुकाबला योगी बनाम अखिलेश का ही होना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तो सियासी जंग चल रही है। एक मोर्चा बीजेपी के भीतर भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते नजूल संपत्ति विधेयक को विधान परिषद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना पड़ा। विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है और बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार समिति इस पर निर्णय करे। हम लोग जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में संगठन वर्सेस सरकार का नया एपिसोड रिलीज हो गया? योगी सरकार ने जिस नजूल संपत्ति विधेयक को विधानसभा में पास कराया, वो विधान परिषद में पास होने की जगह सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों चला गया? योगी सरकार और संगठन के बीच जिस टकराव की बात विपक्ष की तरफ से कही जाती रही है, क्या नजूल संपत्ति विधेयक उसका नया फ्लैश पॉइंट है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरों के बीच योगी सरकार को कई फैसलों पर अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। इसकी सबसे ताजा झलक 1 अगस्त को दिखाई दी।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नजूल संपत्ति विधेयक पेश कर रहे थे। उसी वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग कर दी। इसके बाद विधेयक विचार विमर्श के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। खास बात तो ये भी है कि खुद केशव प्रसाद मौर्य भी इस विधेयक के पक्ष में नहीं है। इस एक वाकये से सरकार बैकफुट पर दिखने लगी और विपक्ष हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खासतौर से गोरखपुर में। जवाब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से आया। बोले, जमीन कब्जाने का अनुभव तो अखिलेश यादव को है। समाजवादी पार्टी का चरित्र है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खाली प्लॉट हमारा, इस तरह के नारे समाजवादी पार्टी के समय भूमाफिया लगाते थे और किस तरह सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी कोई मंशा नहीं है। अखिलेश पर तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। का रिश्ता गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह गुमराह करके सोचते हैं कि एक बार धोखा दे दिए हैं जनता को, फिर धोखा दे पाएंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आरोपों का ये आदान प्रदान बीजेपी के लिए ज्यादा मददगार नहीं हुआ। अटके नजूल संपत्ति विधेयक को विपक्ष योगी सरकार के इमेज लॉस की तरह पेश करता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल दिशाहीन, जनता से नहीं पूछा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे नहीं पूछा। जब सबकी राय लेकर के कोई फैसला होता है तो इस तरह की गलतियां नहीं होती। नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं, दबे सुर में ही सही सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। नदियों किनारे रहने वाले कहाँ से कागज लाएंगे? और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस तरीके से किसी को न उजाड़ा जाए। कागज भी नहीं है, बसे पड़े हुए हैं, या तो फिर उन्हें स्थापित करने की व्यवस्था करें। आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने जो जमीन जब्त की थी उसे नजूल संपत्ति कहा जाता है। ये लोगों को पट्टे पर दी जाती रही है। योगी सरकार का विधेयक प्रशासन को पट्टा कैंसिल करने का अधिकार देता है। बीजेपी के कई विधायकों को लग रहा है कि इससे पार्टी को चुनावी नुकसान हो सकता है। बीजेपी के विधान परिषद में सभी सदस्यों के एकमत होने के बाद विधान परिषद में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बिल पर आपत्ति जताई, जिसके बाद इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। इनसाइड स्टोरी चाहे जो हो, लेकिन संदेश कुछ ऐसा गया कि बीजेपी को डैमेज कंट्रोल की कोशिश करनी पड़ी। जिनको विधेयक पर सबसे ज्यादा ऐतराज था, सफाई देने के लिए भी सबसे पहले वही सामने आए। जनहित में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े हैं और कोई ऐसा कदम या ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे लोगों का अहित हो। पार्टी और सरकार ने मिलकर निर्णय लिया, क्योंकि हम लोग जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। जनता से जुड़े हुए हर मसले पे उनके साथ खड़े हैं और सरकार संवेदनशील है। सवाल यह है कि अब नजूल संपत्ति विधेयक का क्या होगा? क्या बीजेपी विधायकों और एनडीए के सहयोगियों की आपत्ति को दरकिनार कर योगी विधेयक को कानून बनाने का जोखिम उठाएंगे या बीच की राह निकालने में कामयाब हो जाएंगे? बढ़ते आगे और बात मुंबई की। मुंबई में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। विधानसभा चुनाव चंद महीने दूर हैं, लेकिन अभी से रणनीति के तार बुने जा रहे हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर बेहद तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया था। अब बीजेपी इसका हिसाब बराबर करने के लिए बड़े मिशन पर है, जिसकी शुरुआत मुंबई से हो रही है। मेलेल्या गाडव नाहीये, जिवंत रसरसती माणसं आहे। अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाची डाव होते, सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे, तर तू तर निराशेला तर मी तर इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की समझ, ये मुंबई और महाराष्ट्र को असुरक्षित कर रहा है। उद्धव ठाकरे के इस सियासी अल्टीमेटम का हिसाब बराबर करने के लिए बीजेपी ने पहला टारगेट सेट कर दिया है।
इसके तहत बीजेपी ने मुंबई की 36 विधानसभा सीटों से उद्धव की पार्टी का सफाया करने का मिशन तय किया है। कोकण और मुंबई में उद्धव जी ठाकरे का पूरा सफाया हुआ है। आने वाले समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति ही ज्यादा से ज्यादा सीट मुंबई से जीतेगी। अब विधानसभा के आगामी चुनाव में मिशन दे रहा है, मिशन मुंबई 36 की 36। अरे भाई, मुंबई भी हारोगे, महाराष्ट्र भी हारोगे, 288 में से सब मिलाकर 80 भी नहीं आने वाले। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब शिवसेना 2 हिस्सों में नहीं बंटी थी। उसका बीजेपी के साथ गठबंधन था। तब मुंबई की कुल 36 सीटों में बीजेपी ने 16 विधानसभा सीटें जीती तो उद्धव की पार्टी के 14 विधायक जीते थे। वहीं कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी का भी 1 विधायक जीता था। शिवसेना में 2022 में बगावत हो गई थी। इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ जाने वालों में मुंबई के 6 शिवसेना विधायक भी थे, लेकिन उद्धव मुंबई में फिर भी कमजोर नहीं हुए। ये बात इस साल के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2024 के चुनाव में उद्धव की शिवसेना यूबीटी, टी और कांग्रेस 1 सीट पर जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 1 सीट हासिल की। मुंबई की 6 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। ऊपर से बीएमसी में भी लगातार 25 सालों से उद्धव का दबदबा कायम है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब खास रणनीति बनाई है। इसके तहत महाराष्ट्र के पार्टी प्रभारी अश्विनी वैष्णव 5 अगस्त के बाद मुंबई के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देंगे। लोकसभा चुनाव में हार की वजहों पर मंथन करेंगे। सभी 36 विधानसभा क्षेत्रों का खुद जायजा लेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर टिकट तय होंगे। इस बीच बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर भी आक्रामक हो गई है। धारावी में हुई हिंदूवादी नेता अरविंद वैश्य की हत्या को पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। हिंदुत्ववादी धारावी का कार्यकर्ता अरविंद, उसके मर्डर के पीछे अल्लू, रफीक, जुमन, ये लोकसभा चुनाव के बाद इनकी हिम्मत क्यों बढ़ी? ये चैलेंज की भाषा राजनीतिक चैलेंज के लिए नहीं है कि आरोपियों को बताने के लिए कि तुम चिंता मत करो, गृह मंत्री और पुलिस को निपटा देंगे। वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अयोध्या गैंगरेप केस में एक्शन शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़िता का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था। सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। आज ही पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री मिले थे। आरोपी समाजवादी पार्टी नेता की जमीन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अयोध्या गैंगरेप केस में यह बड़ा एक्शन है इस वक्त का। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसका वास्ता सियासतदानों से तो है, लेकिन खबर राजनीति से जुड़ी नहीं है, यह ठहाकों से जुड़ी है। बात राज्यसभा की है, जहां आज समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच ऐसा संवाद हुआ जिस पर सदन में हंसी के फुहारे छूट पड़े। इसे पूरा सुनिए। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। ऑन दैट पॉइंट, थैंक यू।
भले ही जया बच्चन आज खुद को जया अमिताभ बच्चन कहती नजर आई हो, लेकिन ठीक 4 दिन पहले 29 जुलाई को जब राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने उनका नाम पुकारते हुए जया अमिताभ बच्चन कहा था तो वो नाराज हो गई थी। तब सुनिए, तब क्या हुआ था, जरा सुनिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है। तो 4 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से जया अमिताभ बच्चन बोलने पर जया बच्चन उखड़ गई थी, और आज एक बार फिर सुनिए आज उन्होंने किस तरह से सभापति से बात की। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से 4 दिन का गुस्सा आज खत्म हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।